हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है पीडब्ल्यू के इस ऑनलाइन मंच पर। और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ हमारी कक्षाओं के प्यारे प्यारे विद्यार्थियों के साथ। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि उदय बैच के अंदर हम लगातार नई नई कहानियाँ, नई नई कविताएं पढ़ रहे हैं और इसी तरीके से कक्षाओं की हिंदी का जो विषय है उसको भी कवर करते जा रहे हैं। ठीक है, पर यहाँ ना बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक शानदार कविता जो है बादलों से जुड़ी हुई। ठीक है, और यहाँ देखिए होता क्या है कि भारत में ना बहुत ज़्यादा महत्व होता है बरसात का, क्योंकि देखिए हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है। ठीक है, खेती बाड़ी जो है वो मेन रोजगार है। तो यहाँ ना देखो, खेती होना तो बड़ी बात है ही, और खेती होने के लिए माना जाता है बारिश का होना, इसलिए यहाँ बारिश का महत्व भी है। ठीक है, अब यहाँ बच्चा बात करते हैं कि ये कहानी किस तरीके की है, यानी कि जो कविता हम पढ़ने वाले हैं इसका मूड किस तरीके का है। तो बेटा यहाँ ना अगर कविता के मूड की बात की जाए तो कविता बड़ी ही रोमानियत से भरी हुई है। यहाँ जो बात कही जा रही है वो बादलों को मनुष्यों की तरह बताते हुए बात कही जाती है कि भाई जिस तरीके से लोग आते हैं उसी तरीके से बादल भी आते हैं, और बादलों के आने से क्या क्या आनंद आ जाता है मनुष्यों के जीवन में, प्रकृति में क्या क्या आनंद आ जाता है, ये सारी चीजें हम जो है वो पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले ना बात करते हैं पिछली चैप्टर की कि पिछली बार हमने क्या पढ़ा था और क्या सीखा था। तो देखो बच्चा, पिछली बार हमने पढ़ी थी एक कविता जिसका नाम था ग्राम श्री। ठीक है, ग्राम श्री। अब भाई ये कविता जो थी ना वो बताती थी क्या, गांव का सौंदर्य। ठीक है, और सौंदर्य भी कौन से समय में, हरियाली के समय में। ठीक है, क्या बताया गया था भाई, खेतों की चर्चा की गई थी, खेत में भी क्या था, फसलें थी। और फसलों के अंदर भी बताया गया था कि होता यह है कि भाई सावन की शुरुआत हो जाती है, चारों तरफ लहलहाती हुई फसलें होती हैं, और ऐसा लगता है कि मानो मखमल के जो हरे हरे खेत हैं, यानी कि जो मखमली फसल है उस पर सूरज की रोशनी चांदी की जाली बिछाए हुए है। ठीक है, फिर आगे बताया जाता था कि मरकत का जो डिब्बा है उस तरीके से वो सारी चीजें खुल गई हैं। तो यहाँ मरकत से जो आशय था वो पन्ने से था। ठीक है, तो यहाँ हमको इस कविता के अंदर हमने पढ़ा था पिछली कविता में ग्रामश्री, यानी जिसका अर्थ होता है गांव की शोभा। और गांव की शोभा से तात्पर्य होता है गांव में फैली चारों ओर जो हरियाली होती है उससे बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें, कि भाई जब मौसम बदलता है, जब सावन आता है तो तब गांव में क्या होता है। ठीक है, सावन आने के बाद फिर क्या होता है कि भाई और मौसम बदलेगा। ठीक है, ठंड की ओर जाएंगे तब कैसा मौसम हो जाता है, शरद ऋतु आती है तब कैसा मौसम होता है, क्या क्या होता है, पतझड़ आने पर क्या क्या होता है। तो ये तमाम तरीके की चीजें हमने पिछली कविताओं में सीखी थी। ठीक है, जिसका नाम था ग्रामश्री। अब आज हम बात करते हैं बेटा, आज हम जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं उसका नाम है मेघ आए। ठीक है, और ये भी एक शानदार कविता है। ठीक है, अब इसको ना शानदार दो तरीके से कह सकते हैं। एक तो ये बाल कविता है, इसमें कोई गहरी बात नहीं कही गई है, बहुत ही हल्के मूड की, बहुत ही रोमानी टाइप की कविता है। ठीक है, जिसको पढ़ने में मजा आएगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, बहुत सरलता से आप इसको समझ सकते हैं। पर इसमें ना एक क्वालिटी ये है कि ये जो कविता है ये एक तरीके से लिखी गई, इस तरीके से लिखी गई है कि प्रकृति का जो संबंध है मनुष्यों के साथ वो बहुत मजबूत करते हुए इस कविता को बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ एक बात थी। अब बात करते हैं कि क्या क्या पढ़ेंगे। तो बेटा सबसे पहले हम कवि परिचय पढ़ेंगे, कवि परिचय के बाद हम पढ़ेंगे कविता का अर्थ, और फिर पढ़ेंगे प्रश्नोत्तर। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो आज हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, अब बढ़ते बेटा आगे और समझते हैं कि कवि परिचय कौन थे। तो देखो बेटा, इस कविता को लिखा था सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने। ठीक है, हिंदी के एक माने हुए कवि, एक माने हुए साहित्यकार। ठीक है, तो इस प्रकार के इन कवि थे। अब यहाँ बेटा एक बात समझ लो कि इनका जन्म हुआ था 1927 में, और पढ़ाई जो इनकी हुई थी वो हुई थी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से शुरू। ठीक है, देखो होता क्या है कि हर व्यक्ति का जीवन एक तरीके से नहीं होता है, हर व्यक्ति का जीवन अलग होता है, हर व्यक्ति अलग होता है। तो सक्सेना जी के जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। शुरुआती दौर में इन्होंने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया, ठीक है, अपने आप को स्थापित करने के लिए। पर स्थितियां बदलती गईं, और बाद में ना इन्होंने दिनमान का उपसंपादन किया। और ठीक है, फिर पराग का भी, पराग जो है एक बाल पत्रिका है बेटा। ठीक है, इसका भी उन्होंने संपादन किया और इस तरीके से अपने आप को स्थापित किया। ठीक है, अब यदि बात की जाए इनकी और रचनाओं की, तो देखो खाट की खूटियां, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवा, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूटियों पर टंगे लोग उनके प्रमुख काव्य संग्रह रहे। ठीक है, तो उनकी कविताएं इस प्रकार से रहीं। अब ये केवल कविताओं के ही कवि नहीं रहे हैं, कई नाटक, कई उपन्यास, बहुत सारी साहित्य की विधाओं में इनकी रचनाएं देखने को हमें मिलती हैं। ठीक है,
चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो देखो बेटा, यहाँ ना उनके काव्य की बात की जा रही है कि किस तरीके से उनकी कविताएं थी। तो यहाँ हम ये जान पा रहे हैं कि भाई उन्होंने ग्रामीण संवेदना को एक बार से उभारा है। देखो होता क्या है, ग्रामीण संवेदना और मध्य जीवन का जो बोध है ना, मध्यम वर्ग के जीवन का जो बोध है, इनकी कविताओं की विशेषता रही है। ठीक है, कहीं भी आप जाइएगा तो ग्रामीण संवेदना और मध्य जीवन की जो विशेषता है ना, वो इनके काव्य में हमेशा को देखने को मिलती रही है। ठीक है, और इनकी अगर भाषा की बात करें तो बहुत ही सहज, बहुत ही सरल और बहुत ही सुंदर भाषा जो है वो हमें देखने को मिलती है। ठीक है, अब बढ़ते बेटा आज की कविता की ओर। तो देखो आज की कविता है किस तरीके के मूड की, कि भाई मेघों को ना बहुत लंबे समय से सृष्टि पर पानी नहीं बरसा था, यानी कि गांव में पानी की कमी हो गई थी। और फिर होता ये है कि एक बार अचानक से मेघ बरसने लगते हैं, और जब मेघ बरसते हैं तो सारा का सारा वातावरण जो है वो बदल जाता है, और ऐसे लगता है कि जो पानी बरस रहा है, जो मेघ है ना, वो पाहुने के समान, यानी कि दामाद के समान जो है वो अपनी ससुराल जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से कविता शुरू होती है और बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही हल्के मूड के साथ, बहुत ही रोचकता के साथ आइए हम कविता को समझते हैं। तो देखिए, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन जो आए हों गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। तो प्यारे बच्चों, आइए जानते हैं इसका अर्थ। होता ये है कि भाई बहुत दिनों बाद होती है बरसात, यानी कि पानी बरसता है। और पानी बरसता कैसे है? पानी बरसता है मेघों के माध्यम से। ठीक है, यानी कि बादलों के माध्यम से। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बिना बादल के बरसात हो। ठीक है, तो पानी बरस रहा है और इसी चीज को बताते हुए कहते हैं, मानवीकरण अलंकार के अंदर इसी बात को कहा गया है कि मेघ जो है ना, यानी कि जो बादल हैं, वो बड़े ही तैयार होकर बड़े ही बन सवर के आए हैं। ठीक है, और मेघ के आने से पहले, मतलब बादल आए उसके आने से पहले आगे आगे बयार भी चली आ रही है। ठीक है, और बयार का अर्थ क्या होता है भाई? बयार का अर्थ होता है हवा। ठीक है, इस बात को समझ लीजिए कि भाई आगे आगे हवा चलती आ रही है और पीछे पीछे मेघ आ रहे हैं। ठीक है, और भाई सभी दरवाजे खिड़कियां जो हैं गांव की वो खुलने लगी हैं। अब क्यों खुलने लगी हैं? क्योंकि उस सभी को सूचना लग गई है कि मेघ जो हैं वो आए हैं, यानी पानी बरसने वाला है। तो सभी दरवाजे खोलकर देखने लगे हैं कि भाई बाहर का मौसम कैसा है। इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि भाई हमारे घर में जब कोई मेहमान आता है तो चार लोग भी देखने आ जाते हैं कि आस पड़ोस में कि भाई फला व्यक्ति का मेहमान आया हुआ है। ठीक है, तो इसी तरीके से सब लोग खुलने लगे हैं, सब लोग, सबके जो खिड़की दरवाजे हैं वो खुलने लगे हैं। ठीक है, फिर आगे देखिए, पाहुन जो आए हो गांव में शहर के। अब यहाँ एक शब्द आया है पाहुन। ठीक है, जो कि देशी भाषाओं का शब्द है। ठीक है, यहाँ पाहुन का अर्थ होता है दामाद, दामाद। ठीक है, और एक अर्थ और लिया जाता है पाहुन से, वो होता है सम्माननीय रिश्तेदार, सम्माननीय रिश्तेदार। ठीक है, तो यहाँ दो अर्थ जो हैं वो लिए जाते हैं। अब ये बात बताते हैं कि भाई ऐसे लग रहा है जैसे ना कोई पाहुन आए हो शहर के, मतलब कोई किसी व्यक्ति का दामाद जो है वो अपनी ससुराल आया हो। ठीक, और उसकी ससुराल कहाँ है? गांव में, और वो रहता है शहर में। तो इसी तरीके का उत्साह जो है वो आए हैं। फिर देखिए आगे, आगे की वही बात बताई गई है कि मेघ आए बड़े बन ठन के। ठीक है, बन ठन के, बन सवर के। तो ये बात बताई गई है। अब देखिए आगे का पैराग्राफ क्या है। देखिए, पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भगाई घघराए, घघरा उठाए, बाकी चितवन उठा नदी ठटकी घूंघट सरके, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। ठीक है, तो अब देखो होता क्या है बच्चा, कि जब कभी ना कोई मेहमान घर में आता है, या गांव के परिदृश्य में कोई नया व्यक्ति घर के अंदर आता है, गांव में आता है, तो लोग बड़े ही अच्छे तरीके से उसको देखते हैं, बड़ी अच्छी तरीके से उसको देखना चाहते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से क्या होता है कि नए व्यक्ति के आने से थोड़ा सा संकोच भी हमें होता है। तो वही है, इसी चीज को कविता में उकेरा गया है। देखो कैसे, भाई पेड़ झुक झांकने लगे उचकाए, गर्दन उचकाए। तो होता क्या है कि जैसे ही कोई व्यक्ति आता है और जिसको हम नहीं जानते, तो जब वो हमारे आजू बाजू से गुजरता है तो हम भी देखने लगते हैं कि भाई ये कौन है, कहाँ जा रहा है, इस तरीके से। ठीक है, तो उसी तरीके से जब मेघ आए तो पेड़ भी अपनी गर्दन उचका कर, झुक कर उसको देखने लगे कि भाई मेघ आए हैं, पानी गिर रहा है। ठीक है, यानी कि पेड़ भी जो है वो लहलहाने लगे हैं। ठीक है, फिर आगे देखिए क्या कहते हैं, आंधी चली। तो आंधी तो हमेशा चलती रहती है।
धूल भागी घगरा उठाए, ठीक है। तो आंधी के चलने से क्या होती है कि धूल उड़ने लगती है। इसी बात को कहा गया है कि जैसे ही आंधी चली वैसे ही धूल जो है वो घगरा उठाकर चलने लगी है, ठीक है, यानी कि वहां से भग गई है। तो यहाँ इसका एक अर्थ ये निकलता है, मेघ आए हैं और उन्हें देखकर जो है वो आंधी चलने लगी, और आंधी के चलते ही धूल जो है वो अपना घगरा उठाकर वहां से भागने लगी। फिर देखिए, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके, ठीक है। तो देखिए, तिरछा जो होता है ना कि भाई किसी को तिरछी नजर से देखना, एकदम ऐसे न करके देखना, ठीक है, तिरछी नजर से, इसको कहते हैं चितवन, ठीक है। तो वो चितवन तरीके से क्या होता है कि नदी भी ठिठक गई है और उसने अपना घूंघट सरका लिया है। और फिर वही बात है कि भाई मेघ जो हैं वो आए हैं, और कैसे आए हैं, बड़े बनठन के आए हैं, बड़े सवर के आए हैं, बड़े तैयार होके आए हैं, ठीक है। तो ये था बेटा इस पैराग्राफ का अर्थ। यहाँ एक विशेष बात है, मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है, ठीक है, मानवीकरण अलंकार, ठीक है। अब ये समझ लो बेटा कि मानवीकरण अलंकार होता क्या है। तो देखो, मानवीकरण अलंकार जब भी प्रकृति मनुष्य की तरह व्यवहार करने लगे वहां होता है मानवीकरण अलंकार। जैसे मेघ कभी तैयार नहीं होते हैं, ये आप सब जानते हैं, पर कहा गया है कि मेघ आए बंठन के बड़े सबर के, तो यहाँ भी मानवीकरण अलंकार का है। नदी ठिठकी घूंघट सर के, इसमें भी मानवीकरण अलंकार है। धूल भागी घाघरा उठाए, इसमें भी मानवीकरण अलंकार है। और पहले की जो लाइन है उसमें भी मानवीकरण अलंकार है। तो इस पूरे के पूरे पैराग्राफ के अंदर मानवीकरण अलंकार की बहुत विशिष्ट, बहुत सुंदर छटा जो है वो हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ की ओर। अगला पैराग्राफ है, बूढ़े पेपल ने आगे बढ़कर जोहार की, बरस बाद सुदिलीनी, बोली अकुलाई लता ओट हो किवार किए, हर्ष आया ताल आया पानी परात भर के, मेघ आया बड़े बंठन, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। अब यहाँ समझ लो, बूढ़े पे पीपल ने आगे बढ़कर जोहार की। देखो होता क्या है कि गांव में ना ये परंपरा है कि जब भी कोई व्यक्ति आता है, जब भी कोई सम्मानीय व्यक्ति आता है, तो घर का जो बुजुर्ग हो वो ना उनसे हाल दुआ सलाम लेता है, ठीक है, यानी कि उनसे हालचाल पूछता है, उनसे कुशल क्षेम पूछता है। तो इसी तरीके से बताया गया है कि पीपल का जो पेड़ है ना वो भी मेघ के आने से, यानी कि बरसात होने से बड़ा ही खुश हो जाता है, लहराने लगता है, ठीक है। और इसी लहराने को कहा गया है कि मानो वो मेघ से कह रहा है, बूढ़ा पीपल जो है वो मेघ से कह रहा है, घर के बड़े होने के नाते, कि बड़े दिनों में हमारी कुशल क्षेम पूछी आपने, मतलब एक साल बाद, बहुत लंबे समय बाद आपका आगमन हुआ है हमारे पास, ठीक है। और फिर लता जो होती है, लता यानी कि डालियां जो होती हैं ना, लताएं जो चलती रहती हैं, बोली अकुलाई लता, मतलब घबराहट के मारे अकुलाते हुए लता जो है वो दरवाजे की ओट में हो गई। अब यहाँ ना देखो, घबराहट होना या एक चीज और संदर्भित करता है क्या, कि भाई लता का जो संबंध है ना वो विशिष्ट होता है बरसात के साथ, बादलों के साथ, जैसे जैसे पानी गिरता है वैसे वैसे लताएं बढ़ती हैं, ठीक है। क्या बोली, हरसाया ताल लाया पानी परात भर के, ठीक है। तो तालाब जो है वो पानी भर के लेके आया है, ये बात कही गई है। यहाँ इस बात को समझ लो कि वर्षा होने से तालाब भर ही जाता है, और इसी बात को उपमाते हुए कहा गया है, उपमा देते हुए कहा गया है कि तालाब बहुत खुश हुआ है मेघ आए, और इसीलिए वो पानी भर के परात में लाया भी है। फिर आगे देखिए क्या है, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। फिर वही बात है कि भाई जब मेघ आते हैं तो इन सारी चीजों का हमें दृश्य बोध होता है, यानी कि हमें देखने को मिलती हैं सारी की सारी चीजें, ठीक है बच्चा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, ठीक है। क्षितिज अटारी मतलब क्षितिज क्या होता है बेटा, क्षितिज का एक अर्थ होता है आसमान, ठीक है, जहां जमीन और आसमान मिलते हुए प्रतीत होते हैं उसे कहते हैं क्षितिज, ठीक है, ये बात समझ लेना। तो क्षितिज का एक अर्थ आसमान भी होता है, और ये को अर्थ ये भी लिया जाता है कि जहां जमीन और आसमान दोनों मिलते हुए प्रतीत होते हों, ठीक है, तो उस जगह को भी क्षितिज कहते हैं। तो क्षितिज अटारी मतलब जो अटारी है ना, छत, क्षितिज की जो छत है वो गहराई हो, और दामिनी दम की, तो उसी छत से क्या है, बिजली भी चमकने लगी। दामिनी मतलब बिजली। क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि भैया हमें माफ कर दीजिए, हमें जो भरम था ना, जो भ्रम था वो भी गांठ खुल गई है। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, ठीक है। तो क्या होता है, बांध टूट गया। अब बांध क्या टूटा, मतलब बांध टूटने का अर्थ है अपने आप का जो संयम है वो छूट जाना, तो संयम यहाँ छूट जाता है। और
संयम छूटते ही क्या होता है, मिलन के अश्रु जो हैं वो बहने लगते हैं। अब मिलन के अश्रु मतलब झरझर मिलन के अश्रु बहने लगे, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है कि बरसात जो है वो शुरू हो जाती है, ठीक है। और फिर वही बात अंत में बताई गई है कि मेघ आए बड़े बन के सवर के, ठीक है। तो इस तरीके से चीजों को हमें बताया गया था, इस तरीके से मौसम का जो चित्रण है वो किया गया था। अब बढ़ते हैं बेटा प्रश्नोत्तरों की तरफ कि भाई प्रश्न उत्तर किस तरीके से हमें यहाँ इस चैप्टर के अंदर देखने को मिलते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है ये समझ लीजिए, बादलों के आने पर प्रकृति के जिन गतिशील क्रियाओं में कविता ने चित्रित किया है उन्हें लिखिए, ठीक है। देखो होता क्या है, इस प्रश्न में ये पूछा गया कि बादल आने पर प्रकृति में जिन गतिशील क्रियाओं को कवि ने चित्रित किया, मतलब जो जो परिवर्तन होने लगते हैं ना, ठीक है, बादलों के आने से, उन सारे के सारी परिवर्तनों को लिखना है, ठीक है। तो यहाँ ना आप इस तरीके से लिख सकते हैं, जो एक एक लाइन है मतलब कविता की, उसको सीधा सीधा अर्थ बताते हुए भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और एक उत्तर रेडीमेड ये भी है, तो इसको भी आप बता सकते हैं। देखो उत्तर तरीके से है, बादलों के आकाश में छाने पर प्रकृति में अनेक तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं। बादलों के आने से पूर्व तेज हवाएं चलने लगती हैं, जिनकी वजह से घर की खिड़कियां व दरवाजे खुलने लगते हैं। तेज हवाओं के कारण बड़े वृक्ष कभी कभी नीचे की तरफ झुकते हैं तो कभी ऊपर आसमान की तरफ उठते हैं। तेज आंधी के कारण धूल बवंडर बनकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है। तो वही सारी चीजें बतानी कि भाई जब पानी गिरना शुरू होता है, बादल बरसना शुरू होते हैं, उससे पहले बरसात का किस तरीके की स्थिति होती है। तो भाई तेज हवा चलती है, हवा चलती तो सारे खिड़की दरवाजे जो है सारी चीजें खुल जाती हैं, ठीक है। फिर आगे क्या होता है भाई, चारों तरफ धूल उठने लगती है, ठीक है, मौसम जो है वो एकदम से उसमें परिवर्तन आ जाते हैं, ठीक है। चारों तरफ जो वो बरसात की जो है वो लक्षण दिखाई देने लगते हैं, ठीक है। नदी तालाब जो है वो बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं, ठीक है। और भाई प्रसन्न इसलिए भी हो जाते हैं कि भाई ये पानी गिरेगा, ठीक है। फिर देखो आगे क्या होता है कि हम्म आगे एक चीज और होती है कि इस तरीके से ना काले काले जो बादल हैं वो धरती पर बरसने के लिए तैयार हो जाते हैं, और इन्हीं बरसते हुए बादलों के साथ वर्षा का पूरा क्रम शुरू हो जाता है, ठीक है। तो बेटा ये इस प्रश्न का उत्तर था। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, निम्नलिखित किसके प्रतीक हैं। तो बेटा यहाँ बताना है जो जो बातें आई हैं, वो जो जो प्रत्यय आए हैं कविता के अंदर, वो किस किस चीज के प्रतीक है। तो देखिए एक शब्द आया था धूल, तो धूल ना वो किशोरी लड़की का प्रतीक माना जाता है। पेड़ जो है वो नगर वासियों का प्रतीक है। नदी जो है वो किसका प्रतीक है, गांव की महिलाओं का। लता जो है वो नव विवाहिता का प्रतीक है, ठीक है। और तल जो है वो किसका प्रतीक है, वो इस घर के सदस्यों का प्रतीक है, ठीक है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर भी हमने जाना। चलिए बढ़ते हैं आगे। लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों। तो देखो भैया, वर्ष भर बाद जब मेघ न आने पर लता व्याकुल थी, मेघ के आने पर वह लोग लाज लाज लिए लिए किवाड़ की ओट में होकर लजाते हुए उसे निहारती है। तो देखो बेटा होता क्या है कि विवाह जो लता है ना उसको उपमा दी गई है नव विवाहिता की। और नव विवाहिता होता क्या है कि वर्ष भर वो वर्षा का इंतजार करती है, यानी कि मेघ का इंतजार करती है, पर मेघ नहीं आते हैं। पर अचानक एक दिन मेघ आ जाते हैं, तो वो लजाते हुए बड़े ही व्याकुलता के साथ किवाड़ के पीछे छुप जाती है और लजाते हुए उनसे पूछती है कि भाई आपने तो बहुत देर कर दी, आपने एक वर्ष बाद जो है वो मेरी सुधी ली, ठीक है, और उनसे निहारती भी है। तो ये इस प्रश्न का उत्तर था। आप देखिए भाव स्पष्ट करना है। तो पहला प्रश्न है, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। तो देखो भैया इस प्रश्न का उत्तर किस प्रकार से है, गांव वालों को यह भ्रम था कि मेघ नहीं आएंगे, परंतु बादल रूपी मेहमान के आने से उनकी सारी शंकाएं मिट जाती हैं और वे क्षमा याचना करने लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ बात बताई गई है कि सोच रहे थे लोग शायद बादल जो हैं अब नहीं आएंगे, पर जो मेघ हैं वो आ जाते हैं, और इस प्रकार जो लोग हैं उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है, उनका जो भ्रम है वो टूट जाता है और वो क्षमा मांग लेते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके, ठीक है। अब इसका अर्थ समझ लो, मेघ आने का प्रभाव नदी पर पड़ा है। नदी ठिठक कर जब ऊपर देखने की चेष्टा करती है तब उसका घूंघट सरक जाता है और वह तिरछी नजर से आए हुए आगंतुक को देखने लग जाती है, ठीक है। तो क्या होता है भैया कि नदी जो है वो सोच रही थी कि पानी
मतलब बादलों को देखते हुए ठिठक जाती है और ऊपर देखने का प्रयास करती है, और इस तरीके से आगंतुक को देखने का प्रयास करती है और उसका जो घूंघट है वो सरक जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ भी देखो बेटा, हमेशा ना इस कविता के अंदर आपको मानवीकरण अलंकार की बहुत ज्यादा जो है छटा देखने को मिलेगी। अब देखिए, मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या क्या परिवर्तन हुए। तो भैया वातावरण में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, जैसे हवा चलने लगती है, घर के खिड़की दरवाजे जो हैं वो खुलने लगते हैं, धूल की जो है वो आंधियां चलने लगती हैं, नदी जो है वो बांकी होकर यानी कि टेढ़ी होकर बहने लगती है, तिरछी होकर बहने लगती है, लताएं हर्षित हो जाती हैं, रिमझिम वर्षा होने लगती है और बिजली चमकने लगती है। ठीक है, तो इस तरीके से बताया गया है कि मेघ आने से यानी कि बरसात होने से कौन कौन से परिवर्तन जो है वो दिखाई देते हैं। चलिए बच्चा, बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मेघों के लिए बन ठन के सवर के आने की बात क्यों कही गई है। ठीक है, उत्तर इस प्रकार से है, मेघों के लिए बन ठन के सवर के आने की बात इसलिए कही गई है क्योंकि उनके आने पर वातावरण में वैसा ही उत्साह पैदा हो जाता है जैसा गांव में किसी सजे सवरे दामाद के आने पर होता है। जब मेघ विभिन्न रंगों में सज सवर कर आते हैं तब वर्षा होने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे सज सवर का मेहमान गांव में अधिक आदर सम्मान पाता है, उसी प्रकार बन ठनकर मेघ प्रकृति में अधिक आदर सम्मान पाते हैं। तो देखो बेटा, यहाँ ना एक बात समझ लो, ये तो अर्थ था, पर यहाँ अगर प्रश्न के उत्तर की बात करें तो देखो, मेघ के बंठन और संवरने के आने का कारण एक चीज ये भी है कि मेघ अब बरसने वाले हैं। तो जब बादल बरसने के उसमें आ जाते हैं ना क्रम में, यानी कि उस दौर में आ जाते हैं कि जब वर्षा होने लगती है तो बादल बड़ा ही सुंदर दिखाई देने लगता है, बड़ा ही मोहक दिखाई देने लगता है। और इसी बात को लेखक ने कहा है, मेघ जो है वो बंठन के आए हैं, सवर के आए हैं, मतलब रेडी होके आए हैं। ठीक है, चलिए बच्चा, ये था इस प्रश्न का उत्तर। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कविता में आए मानवीकरण तथा रूपक अलंकारों के उदाहरण खोजकर लिखिए। तो भैया मेघों, देख लीजिए, मेघों का, बयार का, पेड़ों का, धूल का, नदी का, पीपल के वृक्ष का, लता का, ताल का, बिजली का मानवीकरण अलंकार किया गया है। तो देखो, यहाँ ना हर चीज का जो है वो आपको पूरी कविता के अंदर मानवीकरण अलंकार मिल जाएगा, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। यहाँ एक जगह रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है, वो है क्षितिज अटारी में। अब क्षितिज अटारी में रूपक अलंकार का प्रयोग कैसे किया गया है, यहाँ समझ लो। जब उपमेय, ठीक है, और उपमान दोनों में कोई अंतर ना रहे, मतलब दोनों में अभेद हो जाए, ठीक है, उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, इस तरीके से मान लिया जाए, तो उसे ही कहते हैं रूपक अलंकार। जैसे देखो यहाँ बताया गया है क्षितिज अटारी, ठीक है, यानी कि क्षितिज की जो छत है, आसमान की छत या आसमान रूपी छत। तो देखो यहाँ उपमेय क्या है, क्षितिज, और अटारी क्या है, उपमान। दोनों को एक ही मान लिया गया, कहा गया है क्षितिज अटारी। तो इस प्रकार से ना हमें देखने को मिलता है रूपक अलंकार। ठीक है बच्चा, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला जो प्रश्न है वो है, कविता में जिन रीति रिवाजों का मार्मिक चित्रण हुआ है उनका वर्णन कीजिए। तो आइए बच्चों समझ लेते हैं। गांव में मेहमान किसी के घर आए, परंतु उत्सुकता और उत्साह पूरे गांव में होता है। सभी लोग अपने अपने तरीके से मेहमान के स्वागत में जुट जाते हैं। गांव की स्त्रियां मेहमानों से पर्दा करने लगती हैं, बुजुर्ग झुककर उनका स्वागत करते हैं। पैरों को धोने के लिए पैरों को धोने के लिए परात में पानी लाया जाता है। इस प्रकार से इस कविता में कुछ ग्रामीण रीति रिवाजों का चित्रण हुआ है। ठीक है, तो ये बात बताई गई है कि पहला जो ग्रामीण जीवन था वो कैसा था। अब यहाँ बेटा एक चीज समझ लो कि गांव में ना आज भी कुछ परंपराएं ऐसी हैं जो बहुत अच्छी हैं। जैसे लोगों का मिलने जुलने का तरीका जो है वो बहुत ही शानदार तरीका है। उनके अंदर ना आज भी लोगों के अंदर कपट नहीं है गाँव में, ठीक है, पर शहरों की स्थितियां आज कुछ अलग तरीके की हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हमने जाना। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्रम की ओर। तो देखिए, कविता में कवि ने आकाश में बादल और गांव में मेहमान यानी कि दामाद के आने का जो रोचक वर्णन किया है उसे लिखिए। तो भैया आकाश में जब बादल नए नए बन ठनकर आ पहुंचा, उसके आने पर हवा सन्नाती हुई चली तो दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी, आंधी चली, धूल उड़ने लगी, पेड़ हिलने डोलने लगे। और क्या होता है भाई, तालाब भी क्या होते हैं, खुशी की लहर, तालाबों में भी खुशी की लहर
दौड़ने लगी। तो बेटा यहाँ बताया गया है कि जिस तरीके से प्रकृति में बरसात होने से पहले, मतलब मेघों के बरसने से पहले जो जो स्थितियां होती हैं, जैसे बहुत तेज हवा चलेगी, आंधी आ जाएगी तो सारी धूल उड़ जाएगी, खिड़की दरवाजे खुलने लगते हैं उसी आंधी के कारण, ठीक है। और क्या होता है भाई, जो नदी तालाब होते हैं ना, उनमें भी एक तरीके का उफान दिखने लगता है। तो इस तरीके से जो प्रकृति में उत्सुकता है ना, वही उत्सुकता तब होती है जब गांव में किसी के घर कोई मेहमान यानी कि खासतौर पर दामाद आ जाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो समता बताते हुए कविता में चित्रित की गई हैं। चलिए बच्चा बढ़ते हैं आगे। तो बेटा यहां तक तो था कविताओं के प्रश्नोत्तर। अब बात करते हैं खास प्रश्न की, जिसका नाम है काव्य सौंदर्य लिखना पड़ता है। तो देखो काव्य सौंदर्य ना हमेशा इसलिए पूछा जाता है कि आप कविता का जो टेक्निकल पार्ट है क्या आप उसे समझ पाए, ठीक है। तो यहाँ हमको काव्य सौंदर्य के अंदर बताना है, पाहुन जो आए हों गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। तो देखो बेटा यहाँ क्या है, यहाँ गांव पाहुन आए, पाहुन जो आए हों शहर में, यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है। अब भाई उत्प्रेक्षा अलंकार की क्या पहचान होती है, तो जहां भी जनु जानो मनु मानो आए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक है। अब दूसरी बात क्या है विशेष, बड़े बंठन के अनु में अनुप्रास अलंकार है। क्यों भैया, यहाँ बा शब्द की आवृत्ति बार बार हो रही है, और जब किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तब वहां अनुप्रास अलंकार होता है। देखो बेटा यहाँ एक चीज समझ लो, जब वर्ण की आवृत्ति हो, वर्ण आवृत्ति से आता है अनुप्रास, अनुप्रास, ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। और शब्द की आवृत्ति से आता है पुनरुक्ति प्रकाश, ठीक है, रुक्ति प्रकाश, ये चीज हमेशा याद रखना। वर्ण की आवृत्ति से आएगा आपका अनुप्रास अलंकार, शब्द की आवृत्ति से आएगा आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, ठीक है। तो यहाँ बेटा काव्य सौंदर्य के अंदर एक लाइन दी गई थी, उसका काव्य सौंदर्य हमने जाना, जिसमें जो है वो अनुप्रास सॉरी उत्प्रेक्षा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार के साथ बड़े बंठन के में अनुप्रास अलंकार है। भाषा जो है बड़ी ही चित्रात्मक और प्रभावपूर्ण है। साथ ही साथ यहाँ ना मानवीय अलंकार की भी छटा देखने को मिलती है, यानी कि मानवीकरण अलंकार की छटा भी हमें देखने को मिलती है, ठीक है बच्चा। चलिए बढ़ते हैं आगे। कवि ने पीपल को ही बुजुर्ग कहा है क्यों, पता लगाइए। ये बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है बेटा, क्योंकि देखो पीपल जो होता है ना वो वृक्षों का राजा कहा जाता है, ठीक है। और जिस तरीके से हम गांव में ना हम अपने परिवार में बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हैं, उसी तरीके से जो गांव के अंदर लोग होते हैं वो हरे भरे पीपल को हर मांगलिक कार्य में, हर अच्छे कार्य में काम करने से पहले उसको पूजा करते, उसको बड़ा ही सम्मान दिया करते। इसीलिए उसे क्या कहा गया है कि वो जो है ना, यानी कि जो पीपल है वो बड़ा बुजुर्ग है गांव का, ठीक है। इस तरीके से उसे उपमा दी गई है। चलिए बच्चों बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चलिए अब देखिए हमने बहुत सारी चीजों को यहाँ पढ़ लिया, समझ लिया। अब बेटा आपकी बारी, यदि आपकी कोई क्वेरी है, कोई जिज्ञासा है तो आप पूछिए, ठीक है। उस क्वेरी का, उस जिज्ञासा का निराकरण तो हमें करना ही है, ये हमारा धर्म ही है। तो बेटा ये था इस बार का सेशन, मिलते हैं अगले सेशन में कुछ नया लेकर, कुछ खास लेकर। तब तक के लिए बने रहिए पीडब्ल्यू परिवार के साथ। धन्यवाद।